Today we are discussing about light, and our topic is discuss image, mirror, plane mirror, and characteristics of image formed by a plane mirror. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इमेज. व्हाट इज इमेज? इमेज होता क्या है? अगर आपको फर्दर टॉपिक पढ़ने हैं या समझना है अच्छे से तो इमेज को समझ पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेफिनेशन ऑफ इमेज. इमेज का डेफिनेशन होता क्या है कि व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एक्चुअली एंड अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड इमेज. जब दो या दो से ज़्यादा कन्वर्जिंग रे एक रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो किसी एक पॉइंट पे, या फिर ऐसा लगे कि पीछे जाकर मीट कर रही हो, कहलाता है आपका इमेज. कन्वर्ज एक्चुअली और अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड इमेज. अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. फर्स्ट दिया हुआ है आपका रियल इमेज, एक दिया हुआ है आपका वर्चुअल इमेज. रियल इमेज को अगर समझें तो इसमें पहला जिसका स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा कि व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट, या फिर कन्वर्ज एक्चुअली जो मैंने बोला था इसके लिए स्टेटमेंट वो दोनों सही है कि व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एक्चुअली एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज. बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वर्चुअल की, कि व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसा लगता है कहीं से आ रही है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, या फिर अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे रियल इमेज क्या होगा. इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. रियल इमेज जब भी बनेगी हमेशा मिरर के सामने बनेगी. फॉर एग्जाम्पल किसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जब भी इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? मिरर के सामने. मिरर के सामने जो भी इमेजेस बनेंगी इट इज ऑलवेज कॉल्ड रियल इमेज. कंसिडर मत करना ये प्लेन मिरर है, बस मैंने एक मिरर माना हुआ है. मिरर के सामने जब भी बनेगी कौन सी बनेगी? आपकी रियल इमेज. ठीक है. और मिरर के पीछे बैकवर्ड पार्ट में जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी? फॉर एग्जांपल अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं पीछे बने तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसकी वर्चुअल इमेज. ठीक. बात करते हैं नेक्स्ट, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अब इमेज यहाँ बन रही है इस जगह, तो मैं इसको किसी भी स्क्रीन लगा के, जैसे कि मेरे पास ये छोटी सी शीट है, अगर मैं इसको यहाँ पर लगा दूँ तो इससे क्या होगा कि इसकी इमेज यहाँ पर शीट पर बन जाएगी. मतलब मैं कह सकता हूँ कि इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. लेकिन अगर मैं इस वर्चुअल इमेज के पीछे शीट लगाऊँ तो क्या ले पाना पॉसिबल है? जो कि मेरे लिए इमेजिनरी है, मतलब मैं इसको ले भी नहीं सकता. इट मीन्स रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. वर्चुअल इमेज को मैं स्क्रीन पर नहीं ले सकता, लेकिन रियल इमेज को मैं स्क्रीन पर ले सकता हूँ. इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन हो गया है. नेक्स्ट बात करते हैं, रियल इमेज इज ऑलवेज इन इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि आपका ऑब्जेक्ट इस तरह रखा हुआ है तो इसकी जब इमेज बनेगी रियल इमेज तो कैसी बनेगी? हमेशा इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा उल्टी. अगर मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट इस तरह रखा हुआ है तो डेफिनेटली इसकी इमेज तो इस तरह बननी ही है. तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड. बात करते हैं वर्चुअल की. द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. अगर वर्चुअल इमेज में बनाना है तो आपका अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह रखा होगा तो डेफिनेटली इसकी इमेज भी किस तरह बनेगी? इस तरह. दिस इज इरेक्ट. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड. एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ठीक. इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर इसको आपको कंसिडर करना है कि नेक्स्ट टॉपिक में जितने भी फॉर्मेशन आने वाले हैं सब में मिरर इमेजेस वाला अप्लाई होना है. नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिरर. मिरर को मैंने यहाँ पर दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर है, दूसरा होगा आपका स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर को अगेन मैं दो पार्ट में क्लासीफाई करूंगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपका प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जब भी मैं आपको बताऊंगा डिनोट करूंगा हमेशा ऐसे करूंगा. एक्चुअली ये जो सरफेस है ये ग्लास सरफेस है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट सरफेस. पीछे वाला पार्ट को मैंने क्या किससे डिनोट किया हुआ है? पॉलिश सरफेस. मतलब एक प्लेन मिरर दो कॉम्बिनेशन में बन रहा होता है. पहला आपका ग्लास शीट और दूसरा पॉलिश सरफेस. इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बना देता हूँ? आपका प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो कैसे बनती हैं हम यहाँ देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लेन मिरर है, इसके जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने, इससे मुझे इसकी इमेज बनानी है. वैसे तो हम डेली घर में प्लेन मिरर देखते ही हैं, लेकिन अगर इसकी मुझे इमेज बनानी है तो बहुत सिंपली मैं क्या करूँगा, मुझे एक फंडा ध्यान रखना पड़ेगा. फंडा क्या होता है कि मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज. कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे
रिक्वायर्ड है एक इमेज बनाने के लिए। मोर देन 2 कितनी भी चलेगी, लेकिन कम से कम कितनी रे रिक्वायर्ड होगी, 2। मोर देन 2 कितना भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज, नॉट इंसिडेंट रे, इट्स रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल छोटा सा ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट से लाइट गया, कॉन्टेक्ट होगा, कॉन्टेक्ट होने के बाद सबसे पहला काम क्या होना है, यहाँ पे नॉर्मल बनना है। नॉर्मल बनेगा तो लाइट रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ से रिटर्स करते हैं वापस, ठीक है। एक लाइट को मैंने यहाँ डाल दिया, मैं कहीं और भी डाल सकता हूँ, ये कोई बाउंडेशन नहीं है मुझ पर। यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट किया, यहाँ क्या बनेगा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये इंसिडेंट है, और यहाँ पे क्या होगा इसका, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इस रे को अगर मैं आगे ले जाऊँ तो ये कहीं इस तरह आगे जा रही होगी, अगर इसको मैं आगे ले जाऊँ तो ये कहीं इस डायरेक्शन में आगे जा रही होगी। मतलब दोनों का मिल पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोथ द रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट मूव, सॉरी विल नॉट मीट। अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं रिफ्लेक्टेड रे को, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करूं, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मतलब मिरर के सामने तो मीट नहीं कर रही है, कहाँ मीट कर रही है, बिहाइंड द मिरर, वो भी इमेजिनरी, ठीक। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, मिलाया और एक पॉइंट बनाया। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बोलता हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इमेज। और इमेज किसकी बनी, इस ऑब्जेक्ट की, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि अगर इसका डिस्टेंस मिरर से x है तो डेफिनेटली इसकी इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी मिरर से कितना होगा, x। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ये आपका प्लेन मिरर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने प्लेन मिरर से एक इमेज फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ 2 रिफ्लेक्टेड रे। एक रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ से रिटर्स करते हुए निकल गई, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये एंगल बनाकर निकल गई। अगर मैं बोलूँगा कि अगर ये एंगल आई है तो ये क्या होगा आपके लिए, एंगल R। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, रिफ्लेक्टेड रे को देखो ध्यान से देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया हुआ है। मैंने यहाँ इसकी रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे एक्सटेंड किया और यहाँ ले जाकर मीट किया। यहाँ मिलने पर पता लग रहा है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे इमेजिनरी मीट कर रही है, तो ये मैंने क्या बना दिया, इसका इमेज। जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही इस इमेज का होगा। जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट इमेज मिरर से रखा होगा उतने ही डिस्टेंस पे ये इमेज भी मिरर से बनी होगी डेफिनेटली। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट टॉपिक में आपको छोटा सा एक हेडिंग बताया, वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर। मतलब उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं यहाँ पे जो कि प्लेन मिरर से बन रही होगी। तो मैंने इसका पहला पॉइंट बताया कि इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हम पहले इससे जस्ट पहले टॉपिक में क्या पढ़ा हम लोगों ने, वर्चुअल एंड डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, कहीं पढ़ा है हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक में। क्या बताया था वर्चुअल के बारे में, कि वर्चुअल इमेज जब भी बनती है हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो ये आपका मिरर है और ये आपकी पीछे इमेज बन रही है, डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ये देखिए मिरर का बैक पार्ट है और ये मिरर का फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट बन रही है, मतलब मैं क्या बोलूंगा इसको, वर्चुअल इमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट। ये रूल है। वर्चुअल इमेज अगर बनी है तो कैसी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा है तो इमेज भी आपकी कैसी बनेगी, ऐसी ही, मतलब इरेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही इमेज बनेगी। साइज डेफिनेटली अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये इरेक्ट ही होगी। इसका मतलब इसका अगर टॉप पार्ट इस तरह का है तो इसका भी टॉप पार्ट इस तरह होगा, इसका बॉटम पार्ट यहाँ है तो इसका भी बॉटम पार्ट कहाँ होगा, नीचे। तो ये मैंने डिस्कस किया कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। डेफिनेटली यहाँ पर वर्चुअल बनेगी और हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट। नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो कैसी बनेगी आपकी, सेम साइज की। डेफिनेटली जिसका जितना साइज होगा उतना ही सेम साइज इसका भी होगा। सेम डिस्टेंस, मैं कह सकता हूँ कि जितना डिस्टेंस इसका मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इसका भी मिरर से होगा। मतलब इमेज का डिस्टेंस मिरर से एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से बिल्कुल इक्वल होगा, जो कि मैंने एक्स से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेटरली इन्वर्टेड, ये एक थोड़ा सा नया वर्ड है। लेटरली इन्वर्टेड होता क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। लेटरली इन्वर्टेड की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेंगे कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज। लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज, ये मेंशन कर सकते हैं क्लियरली। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मेरे सामने यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ और मैं अपने उसको लेफ्ट हैंड से हाई कर रहा हूँ, तो मेरी इमेज मुझे किससे हाई कर रही होगी, राइट हैंड से। ये कहलाता है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज। इसका बेसिक एग्जांपल आपने देखा होगा एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में क्या होता है, उल्टा लिखा होता है। क्यों, क्योंकि जब आप उसको मिरर में देखो तो कैसे दिखाई दे आपको,
सीधा. This is the basic example of lateral inverted. This is called left side of the object appears to be right side of the image. कुछ स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर जो कि मुझे डिस्कस करने हैं. पहला जो पॉइंट है वो है कि इफ अ पर्सन वांट्स टू सी हिज कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर ही रिक्वायर्ड अ मिरर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ हिज ऑन हाइट. इसमें ये भी डेफिनेटली प्लेन मिरर से रिलेटेड है कि एक पर्सन है जिसको अपनी पूरी इमेज देखनी है एक प्लेन मिरर में, तो कम से कम उसको कितनी हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा. तो उसको अपनी हाइट का हाफ हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा. फॉर एग्जांपल मेरी हाइट अगर h है तो मुझे कम से कम मेरी हाइट का जस्ट हाफ मतलब h/2 हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा. इसका हम लोग यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे जरूरत नहीं है प्रूफ की. मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे मेरी हाइट अगर h है और मुझे अपनी हाइट इमेज को पूरा देखना है, कंप्लीट इमेज देखना है, तो मुझे कम से कम कितनी हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा, मेरी हाइट का जस्ट हाफ. क्लियर? ठीक है. नोट ही में हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू. मैंने फर्स्ट नोट बताया था आपको, उसके बाद मैं सेकंड नोट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द मिरर विद द वेलोसिटी v, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल आल्सो मूव टुवर्ड द मिरर विद द सेम वेलोसिटी v. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक मिरर रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है. अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, तो पहली बात तो ये मुझे कंफर्म है कि डेफिनेटली जो मिरर होगा वो कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड. मैंने क्या बोला कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड द मिरर विद द वेलोसिटी v, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ये इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इसकी इमेज. ये क्या करेगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल आल्सो मूव टुवर्ड द मिरर. अगर ये इसकी तरफ भागेगा v से, तो ये भी डेफिनेटली भागेगा इसकी तरफ विद वेलोसिटी v. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द मिरर विद द वेलोसिटी v, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल आल्सो मूव टुवर्ड द प्लेन मिरर विद द सेम वेलोसिटी v. मतलब दोनों का वेलोसिटी v होगा एक दूसरे की तरफ. ये इसकी तरफ v से जाएगा तो ये भी इसकी तरफ v से ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंगल ऑफ डेविएशन. ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंगल ऑफ डेविएशन का जो सिंबल है वो मैंने इस तरह बनाया हुआ है, ध्यान से देख ले. मैं फिर बना देता हूँ इस तरह. ये एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल है. एंगल ऑफ डेविएशन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, नॉट इंसिडेंट रे, ध्यान रखना. एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया, ये आपकी इंसिडेंट रे है, बीच में पहले क्या बनेगा, नॉर्मल, और फिर रिफ्लेक्टेड रे. इसकी बात करूंगा इंसिडेंट रे, ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, बीच में होगा आपका नॉर्मल. इट्स इंसिडेंट रे, नॉट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे. तो अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं इमेजिनरी, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इमेजिनरी एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, ये जो लाइन होगी डॉटेड लाइन, वो कहलाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. और ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो कहलाएगा आपका डेल. दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल. और इसका यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. डेल इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ एंगल आई and plus of angle R. This is the formula for angle of deviation. Del is equal to 180 minus angle I plus angle R. इसका मतलब 180 मतलब 180 में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आएगा आपका डेल. फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये एक लाइन है और ये लाइन जो बनेगी वो पूरा कितना एंगल बनाएगी आपका, कंप्लीट कितना एंगल बनाएगी, 180 का. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, आपको निकालना है ये वाला एंगल, दिस इज डेल. आपके पास ये जो एंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है ओवरऑल, 180. अगर आप 180 में से ये वाला पार्ट लेस कर दें तो क्या ये वाला पार्ट निकल कर आ जाएगा. हमने इसी तरह इसका फॉर्मूला ड्राइव किया और इसी तरह बनाया कि डेल इज इक्वल टू कितना होगा आपका 180 माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर. कुछ लोग इसको डायरेक्टली 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल आई बोल देते हैं और कुछ लोग इसको 180 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल आर बोल देते हैं, क्योंकि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. दोनों का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, सेम सेम. इसलिए मैंने क्या इस तरह के फॉर्मूले भी लिख सकता हूँ. ये सारे फॉर्मूले सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, यूज ऑफ प्लेन मिरर. अब तक हमने प्लेन काफ़ी पढ़ा है प्लेन मिरर के बारे में. पहला था हमारा प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेन मिरर के टाइप्स. उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने प्लेन मिरर के हेल्प से इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर.
यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट आता है वो है आपका पेरिस्कोप, उसके बाद होगा कैलेडियोस्कोप। वैसे भी हम लोग घरों में प्लेन मिरर को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एज अ शेविंग मिरर, अपना फेस देखने में बहुत सारे काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस हैं जो कि हमें जनरली नहीं पता होते। पहला यूज़ है आपका पेरिस्कोप और दूसरा यूज़ है आपका कैलेडियोस्कोप। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूज़ की, दिस इज कॉल्ड पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहाँ पे काम में लिया जाता है? पेरिस्कोप काम में लिया जाता है इन सबमरीन, जिसको आप पनडुब्बी बोलते हैं, सबमरीन। सबमरीन में ध्यान से देख कैसे काम में लेते हैं। ये आपका सबमरीन का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा ह्यूमन आई होगा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट ऊपर के चल रहा है। सपोज जब आपका सबमरीन इतना डूबा हुआ है तो इतना वाला पार्ट आपका बाहर निकला होगा, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ एक प्लेन मिरर लगा होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लेन मिरर जो लगा होता है वो इसके 45 डिग्री के एंगल पे लगा होता है। कितने एंगल पे लगा होगा? 45 डिग्री। डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री। अगेन ये भी कितना होगा आपका? 45 डिग्री। यहाँ भी एक प्लेन मिरर लगा होगा, वो भी कितने डिग्री पे होगा आपके? 45 डिग्री। ये भी होगा आपका 45 डिग्री एंड दिस विल 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका एक ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी इमेज इसमें कैसे बनती है? पहले तो लाइट आएगी पैरेलल, मान लेते हैं। कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होने के बाद सबसे बेटर, सबसे पहला काम नॉर्मल, और वो कहाँ होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस मेरी टिल्टेड हो तो डेफिनेटली नॉर्मल भी मेरा कैसा बनेगा? टिल्टेड। कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होने के बाद लाइट कुछ इस तरह यहाँ आएगी, यहाँ आने के इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट होने के बाद क्या बनेगा? सबसे पहले नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ बनेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। और यहाँ से जो रिफ्लेक्टिव रे होगी वो सीधी मेरी आई वे, मतलब मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इजीली देख पाता हूँ विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, इमेज बन रही है नीचे, ये इसका बेसिक यूज है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में सबसे पहले ध्यान रखना है कि पेरिस्कोप में दो मिरर यूज होते हैं, प्लेन मिरर, और दोनों मिरर 45 डिग्री के एंगल पे सिचुएटेड होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। दोनों एंगल 45 होंगे। आप ध्यान वैसे भी देख सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 45 45 90, और ये साथ में 90 को अगर ऐड करें तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 180। मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एक हाइट पे, और इमेज कहाँ बन रही है? नीचे। किसकी हेल्प से? पेरिस्कोप की हेल्प से। क्या काम में लिया हुआ है मैंने यहाँ पे? सिंपली दो प्लेन मिरर काम में लिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों को मैंने 45 डिग्री के एंगल पे फिक्स्ड किया हुआ है। ये इसका एडवांटेज है कि मैं इसकी हाइट वाली इमेज को नीचे की तरफ देख पा रहा हूँ, मतलब हाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, इमेज बन रही है नीचे। लेकिन पेरिस्कोप का साथ में कोई डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? ध्यान से देखते हैं। अगर आपने कहीं सुना हो तो रिफ्लेक्शन के बाद, सपोज ये आपका प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे आ रही है, कांटेक्ट होगा तो सबसे पहले नॉर्मल बनेगा और लाइट स्ट्राइक करके निकल जाएगी। ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका होगा नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वो होता है इसकी इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। इंसिडेंट रे आएगी, टकराएगी, यहाँ पर 100% इसकी इफिशियंसी होगी, टकराने के बाद इसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी, मतलब यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी लॉस होगी, और जब रिफ्लेक्टेड रह जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी पहले वाले की कंपेयर में डाउन हो जाएगी। मतलब यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरा वन टाइम रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ और सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, मतलब पेरिस्कोप में एक इंसिडेंट रे के डबल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, और बिकॉज ऑफ डबल टाइम रिफ्लेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल डिक्रीजेस ट्वाइस इन अ सिंगल टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज लाइट आ रहा है, टकरा रहा है, वन टाइम रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार इसकी इंटेंसिटी डाउन हुई, फिर टकराया, फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा? इसके फिर से एक बार इसकी इंटेंसिटी डाउन होगी। मतलब एक ही कंडीशन में डबल डबल बार इसकी इंटेंसिटी डाउन होगी, और जितनी बार इसकी इंटेंसिटी डाउन होगी उतनी ही इसकी इमेज ब्लर बनेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि पेरिस्कोप में बेनिफिट बहुत है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, वो भी या क्या है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? ब्लर, ठीक है। ये इसका एक बिल्कुल डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होगा आपका कैलेडियोस्कोप। कैलेडियोस्कोप एक अगर इसकी डेफिनेशन बोले हैं तो इट इज़ यूज एन ऑप्टिकल टॉय। ऑप्टिकल टॉय की फॉर्म में इसको काम में लिया जाता है। अगर इसको बनाकर दिखाऊं मैं आपको तो इसमें 3 प्लेन मिरर काम में लिए जाते हैं। पेरिस्कोप में मेरे पास 2 प्लेन मिरर काम में ले रहा हूँ, फिर इसमें मैं आपके 3 प्लेन मिरर काम में लूँगा। एक प्लेन मिरर इस तरह सिचुएटेड होगा, एक इस तरह होगा और एक इस तरह, मतलब तीनों प्लेन मिरर एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल पे बने होंगे। ये देखिए,
यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 2 मिनट काम में लिए, यहाँ पे मैंने 3 मिनट काम में लिए। इनके बीच में एंगल कितना 45 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। ये कहाँ काम में ले रहा हूँ, सबमरीन में। ये कहाँ काम में लिख रहा हूँ, एज एन ऑप्टिकल टॉय। इसमें डिफरेंट तरह की डिज़ाइन बनाने के लिए मैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट काम में लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ बहुत सारी कलरफुल ऑब्जेक्ट डाल दूँ तो उनकी कलरफुल इमेज डिफरेंट पैटर्न की यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो इसका सिंपल यूज़ एन ऑप्टिकल टॉय। ध्यान रखना है कि सभी 60 डिग्री के एंगल पे हो और इसकी इमेज जब बनेगी तो डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर इस साइड में इस जगह फॉर्म करेगी। बस इसका यही बेसिक यूज़ है और कोई इसका डिफरेंस खास यूज़ नहीं है।